स्वागत है आप सभी का। चलिए आइए देखते हैं यौगिक के अणु। यानी कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे यौगिक के अणु। जो यौगिक के अणु होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, जो तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर, यानी वो एक निश्चित अनुपात में, उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। और उस अनुपात में क्या होता है, निश्चित अनुपात में जुड़कर यानी जुड़ जाते हैं। ठीक है, यौगिक के अणु निर्मित करते हैं, यानी कि यौगिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसका निर्माण करते हैं, वो क्या कर देते हैं, बनाते हैं। साड़ी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इसमें कुछ उदाहरण देख सकते हैं। ये हमारा उदाहरण है 3.4। देखिए यौगिक, हमारा एक साइड यौगिक लिखा गया है और संयुक्त तत्व, संयुक्त मतलब जुटा हुआ, ठीक है, यानी मिला हुआ, मिले हुए तत्व और द्रव्यमान अनुपात, उनका एक निश्चित अनुपात है। इसी अनुरेशियो में अगर वो मिलते हैं तो वो एक निश्चित यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जल, जल का निर्माण कैसे हो सकता है, यानी अगर आप जल बनाना चाहेंगे तो आप क्या कैसे बनाएंगे बताइए। तो एक संयुक्त तत्व, यानी इन तत्वों को आप क्या करेंगे, मिलाएंगे तो वो जल बनेगा। हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आप आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। लेकिन मिलाने का एक कंडीशन होगा। कंडीशन क्या रहेगा कि आपको इस रेशियो में मिलाना होगा, यानी 1:8 में मिलाना होगा। यानी कि हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, यानी कि इसमें क्या करना होगा, आपस में मिलाना होगा। तो इसमें क्या बनेगा, हमारा जल का निर्माण होगा। यानी इसका रेशियो यही होना चाहिए, तभी आप जल का निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही सेम देख सकते हैं आप, अमोनिया है। अमोनिया में क्या क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो अलग अलग तत्व हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग तत्व हैं। इनको आपस में आप क्या करेंगे, मिला देंगे। जब आपस में मिलाएंगे तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, 14:3 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 14:हाइड्रोजन 3। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ये निश्चित अनुपात में होना चाहिए, 14:3। तभी आप क्या बना पाएंगे, अमोनिया का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको CO2 बनाना हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हो, तो आप किसका निर्माण कर पाएंगे। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को आप मिलाएंगे तो आप किसका निर्माण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। इनका रेशियो क्या होना चाहिए, इनका रेशियो 3:8 होना चाहिए। यानी इसी अनुपात में आप इसको मिलाएंगे तभी आप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप में, देखिए यहाँ पे अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 में देखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात के लिए सारणी 3.4 में देखिए। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है, ये अनुपात के लिए इसमें मैं आपको बता दिया हूँ। और 3.2 में हमें क्या देखना है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लिए 3.2 में आप देखिए। 3.2 में आप यहाँ पे मैंने पीछे दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 3.2 में, मैंने जो कि पिछले लेक्चर में बता दिया, ये परमाणु द्रव्यमान है। समझ में आ रहा है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या था, 12 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग। हाँ चलिए देखिए 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। देखिए 3.4 में जो ऊपर हम लोग देख रहे थे, इसमें आपको इस रेशियो को क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकते हैं। यानी इस लाइन में ये लिखा गया है कि जो जल में जो अणु अणु है, ठीक है, उनमें परमाणुओं की जो संख्या का रेशियो है, जो अनुपात है, वो कैसे निकाला जा सकता है या कैसे प्राप्त किया गया है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखिए इस सारणी को ध्यान से देखिए, इस सारणी को आप ध्यान से देखिए।
ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा तत्व एक साइड, देखिए हाइड्रोजन अकेले है ना, अकेले ये हमारा एक तत्व है। दूसरा ऑक्सीजन भी अकेले है, ये भी हमारा एक तत्व है ना। अब देखिए द्रव्यमान अनुपात, यानी कि द्रव्यमान अनुपात क्या था, हाइड्रोजन का 1 अनुपात और ऑक्सीजन का 8:8, यानी 1:8 के अनुपात में मिलता है तो हमारा जल का निर्माण होता है, यानी H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात यानी हाइड्रोजन का क्या है, द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 8 होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, 1 से आप 30 तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो 8 तक आ रहा है, यानी कि इसका द्रव्यमान क्या है, 8 ले लेते हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान यू में, यानी कि 1 और 16, यानी कि जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान संख्या 16 होती है, ये तो परमाणु संख्या होगी 8 और ये 1 हो गया, ठीक है। यानी द्रव्यमान अनुपात ये तो पहले मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये द्रव्यमान संख्या अगर हम निकालेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या लगभग 1 होती है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान जो संख्या होती है वो 16 होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और इसे क्या कर देंगे 8/16 करेंगे तो 1 बटा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाने की प्रयास करता हूँ। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा लिखने में आपको समझाने में आसानी होगा। इसको स्क्रीन बड़ा कर देखिए, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिया था, ये क्या लिखा रहा, 1 मिनट, ये क्या हो गया, ओ ये थोड़ा बड़ा में लिखा रहा है ना, अच्छा मैंने स्क्रीन बड़ा कर दिया इसी वजह से लिखा रहा है क्या, कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ H, ठीक है, H लिख सकता हूँ, O लिख देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है परमाणु क्रमांक बताइए, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे द्रव्यमान संख्या होती है हाइड्रोजन का 1, 8 का कितना होता है 16 होता है। तो इसका हम रेशियो निकालेंगे तो इसको हम 1/1 करेंगे, ठीक है, यानी इस वाले को हम ऊपर रख देंगे और इस वाले को नीचे रख देंगे, ठीक है। तो काटेंगे तो क्या बचेगा 1 बनेगा। यहाँ पे हम निकालते हैं तो 8/16 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो 8 एकम में 8, 8 दूना के 16, यानी 1 बटा क्या बनेगा 2 बनेगा। तो हमारा बन गया 1:, इनमें अनुपात ये बना, ठीक है, यानी कि इसको हम इधर कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इधर इसको करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सरल अनुपात क्या हो जाएगा 2 एकम में 2:1, यानी कि आपका ऑक्सीजन का ये हो गया 1 और हाइड्रोजन का ये हो गया, यानी 2:1, यानी सरल अनुपात हमारा ये मिल गया, यानी 2:1 का अनुपात हमें मिल गया। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया, देखिए सरल अनुपात इसका क्या है 2 और इसका क्या है 1, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। देखिए इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है 2:1 होता है। यानी कि जल अणु में प्रयुक्त मतलब समझ रहे हैं, जो है परमाणुओं की जो संख्या का जो रेशियो होता है वो किस अनुपात में होता है 2:1 में होता है। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं आयन क्या होता है, यानी कि हम आयन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आयन के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए धातु एवं अधातु युक्त यौगिकों आवेशित कणों से बने होते हैं। आप इस लाइन को समझिए, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जो धातु होते हैं ना, जो टन टन की आवाज़ आती है, जो जैसे हम मारने पे अगर आप धातु को अगर आप किसी हथौड़े से पीटेंगे ना तो उसमें आवाज़ निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, टन की आवाज़ निकलेगी। और अधातु युक्त यानी अधातु, जैसे हमारा प्लास्टिक, ये हमारा क्या है अधातु है। धातु जो लोहा वहा हो गया, ठीक है, मेटल्स,
ये जितने भी युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, यानी जितने भी बने होते हैं ना हमारे पृथ्वी पे, जितने भी अधातु धातु दिख रहे हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ रहा है? और हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयनों के बारे में, ठीक है? तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं, यानी कि जो धातु अधातु जो बने हैं वो एक आवेशित कण से बने हैं, और इसी आवेशित कण को, जो आवेशित कण होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, आयन के नाम से जानेंगे। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है, जो आयन होता है वो आवेशित परमाणु, जो आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। जिस पर क्या होता है, नेट। नेट मतलब समझ रहे हैं, यानी टोटल आवेश क्या होता है, विद्यमान होता है, यानी रहता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। या तो ऋण आवेश रहेगा या उस पे क्या रहेगा, धन आवेश रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि ऋण आवेश आयन को ऋण आयन, यानी ऋण आवेश आयन को हम क्या बोलेंगे, ऋण आयन बोलेंगे, तथा धन आवेश आयन को धनायन कहते हैं, यानी कैटायन भी बोल सकते हैं। इसको अनायन बोलेंगे, इसको कैटायन बोलेंगे, यानी धनायन। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, यानी उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, इसमें धनात्मक सोडियम आयन यानी Na इस पे धनात्मक है, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन यानी Cl संगठन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। यानी एक तो धनायन और एक तो ऋणायन हो गया, और दोनों आपस में क्या हो गए, मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है, जुटे होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। यानी 3.6 में आप देखेंगे कि हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी हम आयन के बारे में अध्याय 4 में जो है ना अधिक मतलब जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए 3.5 कुछ आयनिक यौगिक यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे आयनिक यौगिक देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए आयनिक यौगिक हमारे ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, कैल्शियम है, ऑक्साइड है, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड, ये सभी क्या हैं, आयनिक यौगिक हैं। और संगठन तत्व यानी देखिए यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन इसमें मिला होता है। देखिए कैल्शियम में कैल्शियम होता है, और मैग्नीशियम में देखिए संगठन तत्व क्या है, मैग्नीशियम ही है। सल्फर में सल्फर एम सल्फर, और सोडियम में सोडियम, और क्लोराइड में क्लोराइड। इनका रेशियो किस अनुपात में होता है, देखिए 5:2, आप देख लीजिएगा इसको। और सल्फर में क्या होता है 3:4, और इसमें क्लोराइड में क्या होता है 23:35:5। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखना, यानी कि रासायनिक सूत्र को कैसे लिखेंगे। ये जो है ना, आप इस बॉक्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं प्रश्नावली में सारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। देखिए रासायनिक सूत्र लिखना, हम रासायनिक सूत्र को कैसे लिखेंगे तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।